नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज बात अजीत पवार की। अजीत पवार जी नहीं रहे, मारे गए, मर गए विमान क्रैश में। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तो सच है कि वो अब नहीं रहे हमारे बीच, आपके बीच, इस राजनीति के बीच अब नहीं रहे। कल से ही पूरा देश, आप लोग सारे नेता श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं और दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। देना भी चाहिए, चाहे जो भी थे अजीत पवार जी और चाहे जैसे भी थे, लेकिन अब नहीं रहे, इसलिए श्रद्धांजलि देनी बनती है सबकी और सभी दे रहे हैं। लेकिन अब उससे आगे मेरे दोस्त, पूरा देश अब तक यही सोच रहा है अजीत पवार के बारे में, और ऐसा हमेशा होता रहा है जब कोई किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। पूरा देश सोचने लगता है, बोलने लगता है, समझने की कोशिश करता है, शक्ति में आ जाता है, डरने लगता है। यह सब कुछ होता है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। आपने देखा ही होगा कि इससे पहले अजीत पवार जी के साथ अनायास 4 या 5 और लोग मारे गए। टारगेट पे अजीत पवार रहे, हो सकते हैं, हो सकता है यह विमान क्रैश ही हो, दुर्घटना ही हो, संयोग या प्रयोग, ये तो बात की बात है, समझने की बात है और सोचने की बात है। लेकिन पूरा देश ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह दुर्घटना संयोग था। बस पूरा देश यही सोच रहा है कि निश्चय ही यह कोई प्रयोग था। अब प्रयोग कौन करेगा, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है और उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, वो भी, उस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, यहां तक कि बड़े नेताओं ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी, पक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाया कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। मुझे लोगों ने कहा कुछ दाल में काला है, और मैं सोचता हूं दाल ही पूरी काली है। उस काली दाल को समझने के लिए आपको इसके पीछे, जिस पर पूरा देश चकित हुआ, 12 जून 2025, विजय रूपाणी जी, मेरे दोस्त, उसमें 260 से 70 लोग मारे गए थे। कुछ लोग तो विमान जहां गिरा उसके नीचे दबकर मर गए थे। मरना अकेले विजय रूपाणी को था, लेकिन इतने लोग मारे गए, मार दिए गए, या फिर वही मान लें कि दुर्घटना हो गई। ये आप पर छोड़ता हूं, आप खुद समझदार हैं। विजय रूपाणी जी के बारे में भी उस समय सोशल मीडिया में आया कि वो भी कुछ कहना चाहते थे, जिसके कारण उनके साथ यह दुर्घटना हुई, या जो भी हुआ वो घटना किया गया, करवाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यह तो निश्चित है। और कुछ भी नहीं होगा अजीत पवार के मरने के बाद भी। इस एक्सीडेंट के बारे में भी, इस दुर्घटना के बारे में भी कुछ नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच करवाने की बात की है। लगभग सभी नेता सवाल उठा रहे हैं, पक्ष विपक्ष। ममता बनर्जी ने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करके या पब्लिक में आकर के ये बात बोली कि रिटायर्ड जजों के बेंच से जांच होनी चाहिए और इसमें कॉन्स्पिरेसी लगती है। ममता बनर्जी को लगता है, सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं लगता है, सबको लग रहा है, और सबको लग नहीं रहा है, सब जानते हैं। विजय रूपाणी के बारे में भी सोचकर ऐसा ही लगता है। मेरे दोस्त, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा 8 दिसंबर 2021 में बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो भी मारे गए। वो भी कुछ कहना चाहते थे, और जहां से चले थे उस हेलीकॉप्टर में बैठकर, उससे पहले उन्होंने यही कहा था कि उन्हें कुछ कहना है। बहुत बड़ा विषय था उस समय। अग्निवीर, जो इस सरकार के द्वारा लाया गया है, जो सेनाओं में भर्ती होने वाले युवाओं का हक छीन लिया गया है, उन्हें 5 साल का वॉचमैन बना दिया गया है, इसी विषय पर शायद वो कुछ कहना चाहते थे। प्लेन क्रैश हो गया, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
उसमें भी कोई नहीं बचा शायद। उसमें भी जो भी 4, 5, 6, 10 जो भी थे सबके सब मारे गए थे, एक आध बचे होंगे। तो पूरी घटना बारीकी से मैं देखकर नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्रम यही था। उसके पहले देखेंगे तो खाली रोड पर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे मारे गए थे कार एक्सीडेंट में। वो भी उस समय भी ये सवाल उठा था और उस समय भी लोग सकते में रह गए थे, उस समय भी लोग जांच की बात कर रहे थे। खैर, ऐसे बहुत से नेता ठिकाने लगा दिए गए। इन कड़ी में अगर हम समझें कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, या ये समझ लीजिए कि जो इस सरकार के राइवल हो सकते थे, उनको हटा दिया गया, उनको मार दिया गया, यह माना जा सकता है। जो भी गए हॉस्पिटल वापस नहीं आए, ऐसी क्या बात थी। खैर, यह शक ही कहा जा सकता है, कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं। और जब जांच ही नहीं होगी तो सबूत क्या आएगा। रह गई बात अजित पवार की। अजित पवार के मामले की भी जांच नहीं होगी। आप पूरा देश चिल्ला ले, पूरा विपक्ष जितना चाहे शोर मचा ले, कोई जांच नहीं होगी। वैसे भी अजित पवार जी कोई संत नहीं थे और कितनी भगदड़ मचा रखे थे उन्होंने राजनीति में, आपको पता है। वो नहीं है, अब उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो नोटिस कर रहा हूं, जो बात देख रहा हूं, वो ये है, मेरी अपनी समझ के अनुसार वो ये है कि मैं नहीं समझ सकता कि नेताओं से ज्यादा बड़ा एक्टर कोई हो सकता है, अभिनेता कोई हो सकता है। वही नेता, आपको भी याद होगा, जो चक्की पिसवाने की बात किया करते थे, डायलॉग बोला करते थे मंच से कि अजीत पवार दादा चक्की पिसिंग वगैरह वगैरह वगैरह। हां, यह बात अलग है कि उसी ने, मतलब उन्हीं ने जबरदस्ती घींच करके, तान करके, तोड़ करके, धमका करके, डरा करके अपनी पार्टी में ले आए। एक नहीं, दो, तीन बार लाए। वैसे अजित पवार जी निर्विवाद रूप से एक भ्रष्ट नेता थे, करप्ट नेता थे। क्षमा कीजिए, उनके नहीं रहने के बाद भी ये कह रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये वही लोग कह रहे हैं जो टेसुआ बहा, घड़ियाली आंसू बहाकर आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि देश के राजनीति की बहुत बड़ी क्षति हो गई। जो जेल भेजने की बात किया करते थे, जो उनके घोटालों की लिस्ट दिया करते थे, वही घड़ियाली आंसू बहा करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि के साथ साथ देश के राजनीति की बहुत बड़ी क्षति बता रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके पक्ष विपक्ष, या जहां जहां वो उछल कूद करते हुए आए थे, गए थे, जहां से शुरू हुए थे, शायद एनसीपी से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। अपने चाचा को ही धक्का देकर उनका सब कुछ छीन कर लेके चले गए थे अपने आका के पास, और निश्चय ही वो इसलिए गए थे कि उन्हें अपने पापों को छुपाने के लिए जगह चाहिए था, क्लीन चिट चाहिए था। जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो आरोप सब उठा लिए गए, सब खत्म हो गए। वैसे उस पार्टी में तो कत्ल और बलात्कार करके जाने वालों के भी केस उठा लिए जाते हैं और सब खत्म हो जाते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। वहां तो एक ऐसी मशीन है, लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि जिसमें डाल दो और बाहर निकालो तो वो एकदम सफेद निकलता है, सब कुछ धुल जाता है। अजित पवार भी उसी में से धुले हुए थे। कितने हिस्सेदारी बंटवाई बांटी, कितना ब्लैक मनी उनके पास था यहां और स्विस बैंकों में, कितना नरेंद्र मोदी को हिस्सेदारी दी, ये सारी बातें अलग हैं। और उस हिस्सेदारी के बदले उन्हें डिप्टी सीएम बनने का अवसर मिला। वैसे वो सीएम बनने के लिए पूरी जिंदगी तड़पते रहे, इधर उधर भागते रहे और दुर्भाग्य से नहीं बन पाए। वैसे कहा जाता है कि जिसको बहुत ज़्यादा जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए लोलुपता होती है, वो उसे नहीं हासिल हो पाता। लेकिन यहां इन सब बातों को, क्षमा कीजिएगा मेरे दोस्तों, यहां इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, उसे रोकने के लिए, उसे समझाने के लिए। आप शायद समझ जाएं। वैसे जिन्होंने इन्हें चक्की पिसवा रहे थे, वही इनको ले जाकर के डिप्टी सीएम बनाए, वही इनको क्लीन चिट दिलवाए, मतलब इनकी कमीज साफ करवाए, इनके ऊपर लगे आरोप धुलवाए। आरोप गलत नहीं थे, वरना कहीं शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अजित पवार जी अगर सच्चे नेता होते,
अगर एक करप्ट नेता नहीं होते, एक करप्ट व्यापारी टाइप के नेता नहीं होते, तो निश्चय ही लड़ते, और बहुत से लोग लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस आरोप का सामना कर रहे हैं। तो उस आरोप का सामना अदालतों में करके अजीत पवार को क्लीन चिट मिली, ऐसा नहीं था। नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबला करते हुए अजीत पवार ने क्लीन चिट ली, ऐसा भी नहीं था। वो तो जगह ही ऐसी है जहां जितने भारत के जितने भी करप्ट और पापी और दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब वहीं जाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी की शरण में, और वहां की मशीन में साफ होकर के, क्लीन चिट होकर बाहर आकर, कहीं सीएम तो कहीं डिप्टी, आप सीएम भी बन चुके हैं, आपको पता ही होगा, आसाम से हैं बाबूजी, आपको याद ही होगा। तो कहीं सीएम तो कहीं डिप्टी सीएम या कहीं और बनते हैं। आरोप सब पे लगाए जाते हैं, जेल जाने की धमकी दी जाती है, ईडी सीबीआई छोड़ी जाती है, और अगर डर करके शरण में आ गए तो सारा पाप धो करके उन्हें राजनीति में चमका दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। यह चलता है नरेंद्र मोदी के आगे पीछे। वैसे भी आजकल पूरे ब्राह्मण समाज उद्वेलित हुआ है, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं उद्वेलित नहीं हूं, और मैं उद्वेलित इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी की साजिश है, इसलिए मैं उद्वेलित नहीं हूं। जो उद्वेलित हैं उनको उद्वेलित करवाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, यानी मोदी की मीडिया के द्वारा। यह जानबूझ करके साजिश की जा रही है। खैर, उस बात पर नहीं जाते हैं। बात करते हैं अजीत पवार जी की। उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी किसी कोर्ट से मुकाबला करते हुए, उन्हें तो शरणागत होना पड़ा था उसी आका के सामने जहां से उन्हें क्लीन चिट, जहां से लोगों को, भ्रष्ट लोगों को क्लीन चिट दी जाती है। आज अगर सबसे बड़ी पैसे वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे करप्ट लोगों की अगर कोई पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की, बलात्कारियों की कोई पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। ज्यादातर वही है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए भाग के गए हैं, उनको उनकी जरूरत है, उनका इस्तेमाल किया गया, उनको धुला हुआ कपड़ा पहना करके फिर से राजनीति में खड़ा कर दिया गया। कौन बोलेगा? वैसे तो बलात्कार में सजा काट रहे लोग पेरोल पर ऐश कर रहे हैं, या अपने ऊपर लगे आरोप को दूसरे के ऊपर लगवा करके उसे जेल में डलवा कर ऐश कर रहे हैं। चिन्मयानंद, राम रहीम, या ऐसे बहुत से लोग। कुछ लोग हैं जो कायर या बुजदिल या हिजड़े बन करके वहीं पड़े हैं। रामदेव काले धन की बात एक बार किए थे, इतना बड़ा हमला मीडिया द्वारा किया गया, गोदी मीडिया द्वारा किया गया, कि दूसरे दिन आकर माफी मांगनी पड़ी कि नरेंद्र मोदी जो काले धन पर कर रहे हैं वो ठीक है। खैर, छोड़ देते हैं इन सब बातों को। बात वो ये करते हैं जो आपको आज बताना चाहते हैं। मेरे दोस्त, मेरी मंशा ये नहीं है कि अजीत पवार के पापों को गिनाना, वो तो नरेंद्र मोदी गिनवा चुके हैं, मैं क्या गिनाऊंगा, या भारतीय जनता पार्टी गिनवा चुकी है उनके पापों को, मैं क्या गिनवाऊंगा। आज अजीत पवार जी नहीं है, सम्मान से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी अर्पित है। लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे, जो उन्हें क्लीन चिट दिए, वो बात तो कही जानी चाहिए, और वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा खतरा और लोगों को के ऊपर मंडरा रहा है। मेरे इस वीडियो का टैगलाइन भी यही है, हु इज द नेक्स्ट। अब की बार अजीत पवार चले गए, मारे गए, मार दिए गए, दुर्घटना हुई, घटना हुई, क्या हुई, संयोग था, प्रयोग था। संयोग और प्रयोग दोनों एक ही आदमी करता है इस भारत में आज के दिन में, आप जानते हैं। जो था वो था, बात तो खत्म हो गई। लेकिन हु इज द नेक्स्ट? अगला कौन होगा? अगला कौन होगा? अगला किसका प्लेन क्रैश होने वाला है? मेरे दोस्त, अगर आप भी ध्यान से देखेंगे, आप वो भी समझने की कोशिश करेंगे, तो वो चेहरा आपके सामने होगा जिनका प्लेन क्रैश हो सकता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पर, लेकिन यह जरूर है कि पक्ष विपक्ष, मतलब एनडीए वालों की भी बात कर रहा हूं, जो एनडीए के नाम पर मोदी जी के साथ खड़े हैं, उन पर ज्यादा खतरा है। विपक्ष में जो खड़ा है उसको अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कम से कम देश में बवाल होगा, कुछ लोग बोलेंगे। उनके अपने साथ जो खड़े हैं, सबसे ज्यादा खतरा उन पर ही है, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अब यहां यह बात इसलिए उठ रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही यह बातें सामने आ रही हैं कि अजीत पवार भी एनडीए छोड़ने वाले थे फिर से। वो तो कई बार छोड़ चुके हैं, यहां का वहां जा चुके हैं। राजनीति में तो वो जहां भी उन्हें हरी घास दिखती थी निकल पड़ते थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच तो यही है। सच तो कहना मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है। सच बोलना, सच कह देना, चाहे कितना ही कड़वा हो, चाहे आदमी हो या ना हो।
ना हो वो तो नहीं है, लेकिन जो है वो तो सावधान हो जाए, इसके लिए कह रहा हूं। तो सुना सोशल मीडिया के द्वारा यह भी पता चला कि वो एनडीए से अलग होने वाले थे, शायद इसलिए उनका प्लेन क्रैश हो गया। आगे और भी कुछ लोग हैं जो एनडीए से अलग होने वाले हैं, वो सावधान हो जाएं। खास करके महाराष्ट्र में ही उनके पास, उनके करीब, उनके साथ बैठे हुए लोग कुछ ज्यादा सावधानी बरते तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एक ना तो आरोप है, लेकिन जो 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 घटनाएं घटी हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया में चल रही है, उसी का एक संकलन आपके सामने है सिलसिलेवार। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो उनके करीब हैं, वो थोड़ा सावधान रहें। उनका भी प्लेन क्रैश हो सकता है। वो बेहतर है कि प्लेन से ना आया जाया करें, वैसे एक्सीडेंट तो वो कार से भी हो जाता है। विजय रूपानी के बारे में भी कहा जाता था कि वो कुछ बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं। गोपीनाथ मुंडे के बारे में भी कुछ ऐसा ही उस समय की कि विपक्ष ने या मीडिया ने बातें कही थी। और अरुण जेटली तो खैर चिपके रहे, लेकिन सुषमा स्वराज तो नरेंद्र मोदी का विरोध कर चुकी थी, मजबूरी थी जो उन्हें साथ रखा गया था। प्रधानमंत्री की दौड़ में वो सबसे आगे उछल उछल कर आती थी। वैसे भी देश को जगाने में बहुत रोल उनका था। आपको पता ही होगा, जंतर मंतर पर उन्होंने काफ़ी डांस वांस करके महंगाई का रोना रोया था। आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, लोगों के साथ धोखा, या फिर आप देख ही रहे हैं पेट्रोल डीजल की मार, सब कुछ अपरंपार है। और रुपया तो जहन्नुम में चला गया, हम सब 100 के पार होने वाला है। हाँ, सोना ऊपर जा रहा है। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लैक मनी जो नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी लेकर के विदेशों में जमा किए हैं, वो इनडायरेक्टली अंडर मतलब फेक कंपनियों के जरिए भारत में अडानी के कंपनियों में आ रहा है, और उसी के जरिए सोना खरीद करके इकट्ठा किया जा रहा है, उसी ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके। खैर, ये अलग बात है, कभी और कहेंगे। लेकिन आज आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों से विनती है, अजीत पवार की घटना कैसे हुई, क्या दुर्घटना हुई, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो कल से ही आप सुन रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और हर आदमी लगभग इस पर आप तक बात पहुंचा चुका है। मैं जो आपके सामने लाना चाहता था और जो पहुंचाना चाहता था, जो कहना चाहता हूं आपसे, कि अगर आपके जान पहचान वाले नेता हैं एनडीए में, अगर आपकी जान पहचान है, अगर आप उन तक पहुंचते हैं, तो उनसे कहिए कि प्लेन में चलना बंद कर दें, हवा में उड़ना बंद कर दें, जमीन पे चला करें, संभावना बचने की भी रहेगी। हवा में उड़ने पर गिरने के बाद तो पता चला था कि ये प्लेन 2 इंजन का था, तो एक जगह ही फ्यूल था, लेकिन धमाके पे धमाके हो रहे थे। कहां से और किस चीज के धमाके हो रहे थे, ये तो खैर जांच का विषय है, और जांच होगी नहीं तो बात भूल जाइए। अपने मित्रों को, जो अगर राजनीति में है आप, तो अपने मित्रों को जो एनडीए में है, जो उनके साथ हैं, उनको सावधान कर दीजिए कि सावधान रहें, हवाई यात्रा ना करें, प्लेन क्रैश हो सकता है। और कम से कम तब तो जरूर हो जाएगा जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं इस सरकार को पार्टियों की बहुत जरूरत है, लोगों की, नेताओं की, मतलब विधायक वगैरह की बहुत जरूरत है। अब जैसे पवार जी ना घर के रहे ना घाट के, अजीत पवार जी शरद पवार से तोड़कर, एनसीपी को तोड़कर जितने लोगों को ले गए, अब तो वो लौट करके एनसीपी में आएंगे नहीं, निश्चय ही अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब अजीत पवार जी उनको नेतृत्व देने के लिए नहीं रहे। और यही तो लाभ है। देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई है, सबका फायदा बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मिला है। ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अजन्मा है, यानी नॉन बायोलॉजिकल है, तो उनका कनेक्शन भगवान से कुछ हो, जिससे वो अपना काम अपने फायदे में हर घटना दुर्घटना का इस्तेमाल कर लेते हो, या उनके जरूरत के अनुसार आतंकवादी घटनाएं होती हैं या दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, उनकी जरूरत के अनुसार सावधान। इस देश के लिए भी कह रहा हूं, वैसे भी इतिहास उनका काफी खतरनाक है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे अब अगर जाते जाते एक बात और कह दूं, ब्राह्मण
वाद को लेकर के जो सामने आ रहे हैं, ब्राह्मणों को या उच्च वर्ग को, ब्राह्मण क्षत्रिय, इन लोगों को अगर ये लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, यूजीसी के मामले की बात कर रहा हूं, अन्याय हुआ है, वो लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी के नहीं होते, उनके लिए एक साधारण सी बात है समझने के लिए, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो देश का नहीं हुआ, जो पूरे देश का नहीं हुआ, वो आपका कहां से होगा? आप अगर अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते हैं तो आपका कैसे होगा? यूजीसी विवाद भी एक साजिश के तहत गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। थोड़ी समझदारी से उस पर उसका अध्ययन करें और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।